गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट सी जेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश पटेल आप लोगों को लेकर आया हूँ ट्वेल्थ फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट बिलियन, जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम तथा नीट एग्ज़ाम और बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए, और हम इसमें अपना पहला चैप्टर स्टडी करेंगे बिलियन, और जो मैं आपको पीडीएफ नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। साथ में ही हम सबसे पहले बात करते हैं बिलियन की। तो जनरली बिलियन है क्या? कणों के आकार पर अगर हम बिलियन को देखें, कणों के आधार पर एक बिलियन क्या है, जो मिश्रण है, और कणों के आधार पर मिश्रण के प्रकार, यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक समांगी विलयन, जिसे एक्चुअल सॉल्यूशन भी कहते हैं, बिस्मांगी यानी कोलाइडी विलयन, दूसरा है बिस्मांगी में ही होता है दूसरा टाइप, जिसे कहते हैं निलंबन विलयन। इनके कणों का जो साइज होता है, अगर हम समांगी विलयन के कणों के साइज़ की बात करें, वो 1 नैनोमीटर से 10 की घात -9 नैनोमीटर सेंटीमीटर तक होता है। और बिस्मांगी कोलाइडी विलयन की बात करें, ये 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -6 सेंटीमीटर तक होता है। निलंबन जो विलयन होते हैं, इनके कण रेतीले कण होते हैं, बड़े होते हैं थोड़े आकार के, जिस कारण इनका साइज होता है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से लेके 10 की पावर -4 सेंटीमीटर तक होता है। अब देर ना करते हुए हम विलयन को स्टार्ट करते हैं। जनरली विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बना समांगी विलयन या मिश्रण, समांगी विलयन या मिश्रण जो वास्तविक हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन 2 अवयवों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। विलय क्या होते हैं? जो कम मात्रा में उपस्थित हो, विलय कहलाता है। विलायक जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। अब जनरली देख लीजिए, एग्जाम्पल के हम समझा लेते हैं, जैसे ग्लूकोज और वाटर दोनों को मिला के हमने क्या बनाया? विलयन। तो जिसमें ग्लूकोज क्या होगा? विलय, क्योंकि क्वांटिटी कैसी है? कम होगी। वाटर कैसा होगा? ज़्यादा होगा, तो कहलाएगा विलायक। अब हम विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। अब भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें, तो भौतिक अवस्था कितनी होती है? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। तो इसके आधार पर हमने विलयनों को 9 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमने देखा विलयन के प्रकार। इससे हमने क्या किया? एक टेबल के द्वारा समझा दिया है, और टेबल के द्वारा समझाया है तो हमने ठोस, द्रव, गैस को 3 के लिए हमने क्या किया? तीनों में फिर से पुनः डिवाइड किया है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले टेबल बना ली। टेबल में है विलयन के प्रकार, विलय, विलायक और उसके उदाहरण दे रखे हैं। विलयन के प्रकार में पहला प्रकार होता है विलयन का ठोस विलयन। अब ठोस विलयन क्या होते हैं? अब ठोस का ठोस में विलयन। अब ठोस का ठोस में विलयन होता है जिसमें विलायक की जो अवस्था होगी वो कैसी रहेगी? ठोस रहेगी। यानी विलयन किस तरह से दिखाई देना चाहिए? ठोस दिखाई देना चाहिए, तो वो ठोस विलयन होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें हमने कॉपर और जिंक का विलयन ले लिया। कॉपर और जिंक के दोनों के चूड़ को मिला देंगे तो एक सॉलिड मिक्सचर तैयार हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठोस विलयन। दूसरा टाइप है ठोस का द्रव में विलयन। अब यहाँ पर जो विलायक था आपका, वो कौन रहेगा? ठोस रहेगा। और विलय पदार्थ कैसा होगा? द्रव होगा। तो जैसे हमने यहाँ ले लिया, सोडियम धातु कैसा है? ठोस होता है। और मरकरी कैसा है? यहाँ पर लिक्विड मेटल है। मरकरी कैसा होता है? लिक्विड मेटल है, द्रव्य धातु है। इसका विलयन क्या कहलाएगा? द्रव का, ठोस का द्रव में विलयन। तीसरा टाइप होता है ठोस का गैस में विलयन। अब ठोस तो है, विलायक कौन है? ठोस। और गैस क्या है यहाँ पर? विलय पदार्थ। तो गैस का ठोस में विलयन। अब गैस का ठोस में विलयन, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और पैलेडियम क्या है? ठोस है। ठीक है। अब इसके बाद में हम दूसरा टाइप करते हैं द्रवीय विलयन। अब द्रवीय विलयन भी 3 टाइप के होती हैं। द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। अब द्रव के ठोस के विलयन में है ग्लूकोज एंड वाटर। ग्लूकोज सॉलिड होता है, वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। दूसरा टाइप देख लीजिए यहाँ पर द्रव का द्रव में, तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड, इज नो एज द लिक्विड सोल्यूशन। ये ट्रू लिक्विड सोल्यूशन होता है, जिसमें दोनों ही पदार्थ कैसे होते हैं? विलय और विलायक कैसे होते हैं? दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये ट्रू सोल्यूशन है। यहाँ पर एथेनॉल और जल का मिश्रण है। अब यहाँ तीसरा टाइप जो है हमारे पास में, तीसरे टाइप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर है गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, और गैस का गैस में। अब यहाँ पर देखिएगा, गैस का जो ठोस का गैस में विलयन है, हमने ठोस पदार्थ को घोल दिया गैस में। यहाँ पर विलायक मेरा कैसा रहेंगे? सारे के सारे
विलायक जो होगा गैसीय होगा, उसके अंदर ठोस डाल दिया, द्रव डाल दिया और गैस डाल दिया, 3 टाइप के हमारे पास विलयन बन गए। तो पहला टाइप है इसमें ठोस का गैस में विलयन। अब ठोस का जो गैस में विलयन था तो इसके अंदर हमने कपूर के लिए ले लिया और ले लिया हमने नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर गैस और कपूर कैसा होता है ठोस। अब जैसे ही हमने कपूर को गैस के अंदर डाला और वो डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व होते ही सीधा द्रव में परिवर्तित ना होते हुए भी गैस में परिवर्तित हो गया, क्योंकि कपूर क्या है एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित जानते हैं सब्ल्यूट, सब्ल्यूट जो पदार्थ होते हैं उसके लिए हम आगे इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी दूसरी बात कर ले, दूसरा टाइप है इसके अंदर द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। अब यहाँ पर क्या होता है प्रक्षिप्त व्यवस्था द्रव होती है और प्रक्षेपण माध्यम गैस होता है। जो हमें दिखाई दे रहा होता है वो हमारा प्रक्षेपण माध्यम होता है, जो छुप जाता है वो छुपा रहता है, जो दिखाई नहीं देता प्रक्षिप्त व्यवस्था होता है। तो यहाँ पर विलयन जो होगा आपका क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का विलयन हो जाएगा, और गैस के विलयन की बात कर रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का विलयन हो जाता है। नोट जनरली मैंने यहाँ पर एक वो कुछ एग्जाम कंपटीशन के हिसाब से भी बीच बीच में पॉइंट देता जा रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाएंगे। पहला है हमारे, देखिए हम यहाँ पर नोट में लिखा रखा है 4 धातुएं जो अमलगम नहीं बनाती हैं, क्योंकि जनरली कहा जाता है मरकरी के साथ जब धातु होती है तो अमलगम बनाती है, बट इसमें से 4 धातुएं ऐसी हैं जो अमलगम जनरेट नहीं करती हैं। जैसे आयरन है, टंगिस्टन है, टेलेसियम और पीटी है, Fe, W, Ta एंड Pt। अगला टॉपिक है हमारा ऊर्ध्वपातन, जैसे कहते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, ये वह प्रक्रम है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए, वह प्रक्रम जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब इसके अंदर ठोस पदार्थ था, गैस में परिवर्तित हो गया, तो कौन कौन से ठोस पदार्थ हैं, जैसे कपूर है हमारे पास, आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है, यहाँ हमने दिखा रखा है आपके पास में, देखो कपूर है, नौसाधर है, बेंजोइक एसिड है, आयोडीन है, ये सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। जैसे इन्हें टेम्परेचर दिया जाता है तो लिक्विड में चेंज बिना हुए गैस में चेंज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विलयनों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि विलयनों के अंदर परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या है। यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या है उसे डिटेक्ट करना। अब विलयन जो होते हैं हमारे, विलयन विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा होती है। विलयन क्या होता है, विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। अब सांद्रता मापन के लिए निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली विधि आपके पास में देखिएगा मोलरता है, दूसरी विधि नॉर्मलता है, तीसरी विधि मोललता। अब मोललता से हम विलयन की सांद्रता को सबसे शुद्धता में ज्ञात कर सकते हैं। चौथा टाइप है आपका मोल फ्रैक्शन और 5वां टाइप है आपका परसेंटेज। और परसेंटेज में भी टाइप्स होंगे, परसेंटेज के अंदर भी आपके पास जो टाइप्स मिलेंगे वो भी 2-3 टाइप्स की होती है परसेंटेज भी। इसके आगे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक था हमारे पास में मोलरता। अब मोलरता की अगर हम बात करें तो मोलरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसे हम देख लेते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन का 1 लीटर ले लीजिए या फिर 1000 ml में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। मोलरता के बराबर क्या होता है, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब विलय पदार्थ के मोल क्या होते हैं, मोलों को हम रिप्रेजेंट करते हैं N बराबर आयतन के लिए B से, तो M = N/B। अब हमने क्या किया, N को जब बाहर ले आए, जब N को बाहर लेके आए तो क्या हुआ, M हमारा मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो N = M × B। मोलों की संख्या तथा आयतन के गुणनफल को भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए आपका जो मोलर कंसंट्रेशन था उसे आयतन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें मोल मिल जाएंगे। ठीक है, मोलरता के लिए हम सेकंड फार्मूला जिससे हम न्यूमेरिकल से निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें मोल सर्वे नहीं दे रखे होते, क्योंकि मोल जनरली फाइंड आउट नहीं करना पसंद करते हैं, हम डायरेक्ट निकालना है तो हम फार्मूला कंटेन कर देते हैं। यहाँ मोलरता बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलय का आणविक द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में होता है, ग्राम प्रति मोल में। तो हमने फार्मूला लगा दिया, M = W/m × B × 1000, जहाँ पर W का है विलय पदार्थ की मात्रा जो ग्राम में होती है, M क्या है विलय पदार्थ का अणुभार जो पदार्थ घुल रहा होता है, और B क्या है विलायक का आयतन या पूरे विलयन का आयतन जो होता है, गुणा 1000 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ लगता है किसमें, लीटर में लगता है। अब यहाँ हमने देखो आपको ये भी इंडिकेट कर दिया है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर तथा वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ मोलरिटी जो होती है वो घटती है।
इसकी जो यूनिट होती है हमने यहाँ यूनिट भी फाइंड आउट कर दिया, तो यूनिट के लिए फाइंड आउट करेंगे तो W/M किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। अब ये n के जब बराबर होता है तो हमने यहाँ पे रख दिया, तो n/b हो जाएगा। n क्या है, मोल, और b क्या है, आयतन। आयतन किस में है, लीटर में है, और ये किस में है, मोल में। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल प्रति लीटर। इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया है, 100 ml बिलियन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। अब हमने यहाँ पर इसे समझाया है, एग्जाम्पल लेके, न्यूमेरिकल को लेके समझाया हुआ है, जिससे आपके लिए एग्जाम में वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ देखिए जो भी मात्रा दे रखी थी हमारे पास में पदार्थ की, विलय पदार्थ की, ये तो हमारा बिलियन है, विलय पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी है, 20 ग्राम, यानी W बराबर दे रखा है। जो भी मात्रा ग्राम में होगी वो किसके बराबर होगी, W के बराबर होगी। तो 20 ग्राम, और क्या है पदार्थ कौन सा है, NaOH है, तो M बराबर कौन हो गया, NaOH। Na का एटॉमिक वेट कितना हो, 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। सबको हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया, 40 आ गया। और 40 ये आ गया हमारे लिए, M मिल गया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। हमने फार्मूला लगा दिया, M = W/M × B × 1000। इसे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास में आ गया, M की वैल्यू आ गई 5 मोल प्रति लीटर। कितना आ गया, 5 मोल प्रति लीटर, क्योंकि हम यूनिट पहले ही बता चुके हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। इसके आगे हम बात करते हैं। अब इसके लिए सम टर्म दिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आता है कि 1m मोलर बिलियन, कुछ कहीं आता है m/2, कहीं आता है 1/m, कहीं आता है n/2, m/5, m/10 और 10m, इस तरह से आता है, और m/100। तो इन्हें हम बिलियनों को कहते क्या हैं, क्योंकि वहाँ पर यहाँ वैल्यूज़ नहीं दे रखी होते, वहाँ लिखा होता है मोलर बिलियन, सेमी मोलर बिलियन, पेंटी मोलर बिलियन, डेसी मोलर बिलियन, डेका मोलर बिलियन और सेंटी मोलर बिलियन, इस टाइप से लिखा होता है। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाते हैं आपके लिए। जैसे हमारे पास हमने लिया है यहाँ पर 250 ml ऑक्जेलिक एसिड का सेमी मोलर बिलियन है, यानी हम देखो यहाँ लिख रखा है हमने सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब होता है m/2, सेमी मोलर को हम m/2 भी लिख सकते हैं। मोलर बिलियन बनाने के लिए आवश्यक ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब मात्रा की बात कर रहे हैं तो फाइंड आउट क्या करना है, हमारे लिए W फाइंड आउट करना है। हमारे लिए दिया क्या है, ml में आयतन दे होता है, वॉल्यूम होता है, तो B बराबर 250 ml दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है, M बराबर 1/2 दे रखा है। अब देखिएगा नोट, हमने यहाँ पर आपको ये भी बता दिया, ऑक्जेलिक एसिड 2 फॉर्म में मिलता है हमारे लिए, एक क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड। अब जनरली हमें कुछ नहीं दिया तो क्रिस्टल ऑक्जेलिक एसिड ही होगा, जिसका एटॉमिक वेट 126 होता है, और एक्वस ऑक्जेलिक एसिड जो एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, जिसमें वाटर नहीं होता है, उसका एटॉमिक वेट जो होता है वो 90 होता है। और M = 1/2 हमें इसमें मोलर कंसंट्रेशन दे रखे, हमने लगा दिया फार्मूला। फार्मूला होता है M = W/m × B × 1000 होता है। M की वैल्यू 1/2 थी, W की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करनी है, और आपके लिए स्मॉल m 126 दिया हुआ है, और ये आपका B की जो वैल्यू है 250 है। 250 से हमने डिवाइड किया तो 4 आ गया, और 4 के लिए हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, और 126/8 126/8 के लिए जब डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए W की मात्रा मिल जाएगी 15.75 ग्राम। ये हमारी आ गई यहाँ पर पदार्थ की मात्रा। इतना पदार्थ घोलेंगे कितने में, 250 ml ऑक्जेलिक एसिड का सेमी डेसी मोलर बन गया हमारे पास में, कितना बन गया, m/2 बिलियन बनेगा। m/2 बिलियन बनाने के लिए 15.75 ग्राम पदार्थ खोलना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है हमारे पास कंसंट्रेशन का ही, इसे कहते हैं नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी क्या है यहाँ पर, अब नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। एक बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम, विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इससे कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। भैया नॉर्मलिटी है तो कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब N बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक, अभी आ गए विलय के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब विलय के ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है ग्राम तुल्यांक कहाँ से लेके आए, हमें क्वेश्चन में दिए ही नहीं होते हैं कोई ग्राम तुल्यांक, केवल क्वेश्चन में पूछ लिया होता है। तो विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलय के ग्राम द्रव्यमानों की संख्या, जो आपको द्रव्यमान दे रखा हो, बटे विलय का तुल्यांक की भार। अब विलय के ग्राम तुल्यांक क्या है, ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए विलय का द्रव्यमान और तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो तुल्यांकी भार के लिए हमने आगे समझाया हुआ है इसी में। तुल्यांकी भार को हम E द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा, E द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और E बराबर होता है अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। अब अम्लता या क्षारकता क्या है, अम्लता या क्षारकता की बात करें तो ये होता है बैलेंसी फैक्टर, कि किसी भी आयन की संयोजकता क्या है।
जो भी आयन की संयोजकता होगी उसी को हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, जिसे हम BF इजिकल टू एन, हमने क्या माना है, एन माना है, तो यहाँ हो गया E इजिकल टू एम अपॉन एन। एम क्या है, अणु भार है, एन क्या है यहाँ पर अम्लता या क्षारकता यानी बैलेंसी फैक्टर, बैलेंसी फैक्टर को हम एन द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा फार्मूला बन जाता है एन इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू बी इंटू 1000। इस फार्मूले में हमने यहाँ भी निकाल लिया। जनरली हमें डायरेक्ट नॉर्मलिटी निकालनी है, किसके साथ में, अणु भार के साथ निकालनी है, तब हम फार्मूला लगाएंगे एन इजिकल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू बी इंटू बी एफ। बी एफ क्या, बैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक चीज़ रखिएगा, बैलेंसी फैक्टर जो भी होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है, लेस देन 1 से ज़्यादा रहता है। दूसरा समझ लीजिए, एक टर्म यहाँ पर हमारा दूसरे फार्मूले में इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पर नॉर्मलिटी की जो वैल्यू होती है वो मोलरिटी से हमेशा ज़्यादा होती है, और नॉर्मलता बराबर होता है बैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। बैलेंस अगर हमारे पास मोलरता है तो हम नॉर्मलता आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ ज्ञात करना, सबसे पहले बैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें, तो बैलेंसी फैक्टर क्या होते हैं, बैलेंसी फैक्टर को हम ज्ञात कर लेते हैं। BF का ज्ञात करना, BF को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, हमें एसिड दे रखे हैं, बेस दे रखे हैं। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड की हम बैलेंसी फैक्टर कैसे ज्ञात करें, अम्ल की क्षारकता ही अम्ल का BF होता है। अम्ल की क्षारकता यानी अम्ल का जब आयनन करते हैं तो उसके ऊपर जितने भी निगेटिव आयंस आते हैं वो उसकी क्षारकता होती है, और क्षारकता को ही हम बैलेंसी फैक्टर कहते हैं। अब क्षार में देखते हैं, और जो बेसिसिटी की बात कर लेते हैं, बेसिसिटी यानी क्षारकता, तो यहाँ पर त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या, जितने आयन को त्याग रहे हो वो क्या कहलाती है, अम्लता। एसिडिटी, अम्लता, क्योंकि क्षारों में होती है अम्लता और अम्लों में होती है क्षारकता। इसके हमने एग्जाम्पल भी ले रखे हैं, जैसे सबसे जनरली हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आयन करेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो कितने, दोनों ही प्लस माइनस बराबर बन रहे हैं, तो एक एक आयन बन रहा है, तो बैलेंसी फैक्टर इसका 1 हो गया। इसी तरह से H2SO4 का 2 हो जाता है, H3PO4 का 3 हो जाता है, H3PO2 का 1 हो जाता है, H3PO3 का 2 है आपके पास में, एसिटिक एसिड का 1 है, NaOH का 1 होगा, MgOH का होल ट्वाइस इसका 2 हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड का 2 होगा आपके पास में। यहाँ साइड्स में देख लीजिए जो आपके लवड़ हैं, तो लवड़ में देखिएगा सोडियम कार्बोनेट का भी 2 होगा बैलेंसी फैक्टर, सोडियम सल्फेट का भी 2 होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है आपके पास में इसका 3 होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसका भी 3 होगा। ये हमने आपको कुछ हिंट दे रखे हैं, कुछ आपके लिए जो एग्जाम में डायरेक्ट आप लगा सकते हो, बट फाइंड आउट भी कर सकते हो आयनों के आधार पर। अब हम आगे आयनों के आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। आगे की